हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि जल्दी से बच्चे क्लास में आ जाएंगे। मानसी त्यागी क्लास में आ चुके हैं। मानसी जी गुड मॉर्निंग। और चित्राली गुप्ता क्लास में आ चुकी। चित्राली गुड मॉर्निंग। और क्लास का टाइम आज चेंज इसलिए है कि शाम को फेस्टिवल है, त्योहार है और आपकी स्कूल की छुट्टी भी है, इसलिए सुबह क्लास को शिफ्ट किया गया है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है तो रिकॉर्डिंग क्लास ले लेंगे। तो मानसी, ये तो हम जानते हैं कि इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन हेल्थ डिजीज और हम 2 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और थर्ड लेक्चर अब शुरू करने जा रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारे पैथोजन डिजीज कोज करते हैं। उनमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी है, फंगस भी है, प्रोटोजोन भी है, हेलमिंथ भी है। और डिजीज कम्युनिकेबल भी है, नॉन कम्युनिकेबल भी है। वो सब पीछे हम क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में सब चीजें बेसिक बात हम पढ़ चुके हैं। और इसी बीच साक्षी यादव भी क्लास में आ चुके हैं। साक्षी जी गुड मॉर्निंग। तो साक्षी, हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ चुके हैं। 3 डिजीज हमें पढ़नी थी। हम टाइफाइड पढ़ चुके हैं, कोलेरा पढ़ चुके हैं और निमोनिया पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़नी है वायरल डिजीज। उनमें से एक हम पढ़ चुके हैं, कॉमन कोल्ड। और अब दूसरी पढ़नी है, हमारे शरीर में 2 ही वायरल डिजीज हैं, एक कॉमन कोल्ड और एक एड्स। तो अब हम बात करेंगे किसकी? एड्स की। और इसी बीच अजय सरोज भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। अजय गुड मॉर्निंग। तो अजय, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एड्स। यहाँ पर हम केवल एड्स की बात करेंगे। इसका जो पैथोजन है, वायरस है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ साइकिल अलग से आगे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, इसका नाम है एड्स। नंबर 2 वायरल डिजीज एड्स। तो आप नोट भी करते रहेंगे और बीच में कोई प्रॉब्लम पूछते रहेंगे। एड्स, आप सब इस नाम से फेमिलियर हो। और पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स का पूरा नाम है। और एड्स एक वायरल डिजीज है, हम सब जानते हैं और हम डरते भी जानते भी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा हम में से कोई नहीं जो इसके नाम से फेमिलियर ना हो और इसका नाम सुन के डर न लगता हो। कई बार सुनते भी इनको एड्स हो गया तो अब दिमाग तुरंत आता है, भाई बचेंगे नहीं। तो रियली में इसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो एड्स है, होती है वायरस से, तो कोज्ड बाय HIV। कौन करता है साक्षी? कोज्ड बाय HIV। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो, ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम है वायरस का। और ये रेट्रोवायरस है, इसकी बात आगे का रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनमें जेनेटिक मेटेरियल RNA होता है, लेकिन होस्ट सेल में जाने पर वो अपने RNA को DNA में ट्रांसफर कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बात डिटेल में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में। तो फिलहाल अभी हम पता चला कि एड्स का प्रोनाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये HIV से होती है, जो एक रेट्रोवायरस है कोज्ड बाय HIV, which is a retrovirus, which is a retrovirus। तो अजय सिरोही, एड्स क्या है? एड्स रेट्रोवायरस है। ठीक है, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस को मैं भी केवल आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, केवल डिटेल आगे जानेंगे। ऐसा वायरस जिसमें RNA होता है और होस्ट सेल में जाने पर वो अपने RNA को DNA में चेंज कर लेता है, तो वो रेट्रोवायरस है। अब देखिए, एड्स सबसे पहले 1981 में अमेरिका में रिपोर्ट हुई थी। पहला एड्स पेशेंट वाज रिपोर्टेड इन अमेरिका इन 1981। उससे पहले एड्स का कोई पेशेंट एक बात नहीं जानते थे। तो फर्स्ट पेशेंट वाज रिपोर्टेड, फर्स्ट पेशेंट ऑफ एड्स का रिपोर्ट वाज रिपोर्टेड in 1981 in America।
तो पहला पेशेंट मिला था अमेरिका में 1981 में, और डॉक्टर मॉन्टेग्नियर थे जिन्होंने इस पेशेंट को डायग्नोज किया था। तो इस बीमार डायग्नोज करने वाले मॉन्टेग्नियर हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पहला एड्स पेशेंट डॉक्टर मॉन्टेग्नियर ने रिपोर्ट किया था, और वो 81 में अमेरिका में था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहला एड्स पेशेंट 1986 में, यानी इसके 5 साल बाद चेन्नई में रिपोर्ट हुआ था, चेन्नई में। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि टुडे इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एड्स पेशेंट इन द वर्ल्ड। हमारे देश में सबसे ज्यादा एड्स पेशेंट हैं, लगभग 57 रिकॉर्डेड एड्स पेशेंट इंडिया में है। चलिए, तो ये डेटा थोड़ा सा डराने वाला है, पर फिर भी कुछ भी हो पता तो चल होनी चाहिए। तो ये अमेरिका में रिपोर्ट हो गया। और जो एड्स है इसमें होता क्या है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इसको सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे हम पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जितनी डिजीज हैं उन सबका हम एक ही पैटर्न लेके चल रहे हैं। पहले पॉजिटिव ऑर्डर की बात करते हैं, फिर वो किस पार्ट में अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं, फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं, फिर सिम्टम्स क्या हैं उसकी बात करते हैं, फिर प्रिवेंशन क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और कई बार बोर्ड में ये 3 नंबर में, 2 या 3 नंबर में आ जाता है, और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन के बनते हैं। तो हमारी पूरी प्रोग्रामिंग ये है कि ना तो आपका बोर्ड का कोई क्वेश्चन छूटे और ना नीट का कोई क्वेश्चन छूटे, और जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देखो। अगर आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, और नहीं हो रहे हैं या तो कंटेंट में कमी है या फिर आपके पढ़ने में कमी है। चलो, तो ये बात होगी मानसी। अब इसी बीच अवनी ये क्या करता है, इट अफेक्ट, इट destroy WBC, और WBC में मेन लिम्फोसाइट्स है ना। WBC 5 तरह की हैं, उनमें इओसिनोफिल न्यूट्रोफिल तो डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और लिम्फोसाइट टी हेल्पर से लिखना हूँ एज मैक्रोफेग सेल एंड T helper cells, T for lymphocytes। तो एक्चुअली हमारी जो मैक्रोफेग सेल हैं ये मॉडिफाइड मोनोसाइट्स हैं। जो मॉडिफाइड मोनोसाइट्स हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। और साथ ही साथ T फॉर हेल्पर सेल्स, मैं हेल्पर और ऐड कर देता हूँ, T फॉर हेल्पर सेल्स। ये हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि हेल्पर सेल क्या है। तो ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल क्लियर चल जाएंगी। कोई भी वर्ड नया आता है वो आपको क्लियर होना जरूरी है। और अवनी गुड मॉर्निंग, तो हम थोड़ा सा गुड मॉर्निंग ध्यान नहीं दे पाया। तो जो भी देखो पढ़ने तरीके यही है कि जो भी आपका वर्ड आए जा रहे, टर्म आई जा रही है, अगर आपको क्लियर है तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, और क्लियर नहीं तो स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती, प्रॉब्लम रहेगी। तो यही तरीका है फाइंड आउट करने का कि हम सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे। जो भी नया वर्ड आए जो आपको नहीं पता है, यू हैव टू ट्राई टू क्लियर दैट आइदर बाय हिम और हरसेल्फ और बाय द हेल्प ऑफ टीचर, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, तो लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारा इसका मतलब क्या है, इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम। क्योंकि लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन करती हैं, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं, और वही खत्म हो जाएंगी तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो बेसिकली एड्स इम्यूनोसप्रेसर डिजीज है, जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो चला जाएगा, और जो हमें बीमारी होंगी वो फिर ठीक नहीं होंगी। तो एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इम्यूनोसप्रेसर डिजीज है, जिसमें जो बीमारी और होंगी अब नहीं, वे ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसा आप कहते हो भाई उसका कोरोना तो अपने आप ही ठीक हो गया था, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है और उसका कमजोर था, ये सब आप काफी कुछ जान गए हो। इस कोरोना से बहुत सारे फैक्ट बच्चा जान गया है। चलिए, तो ये कहाँ फैक्ट करते पता चल गया हमें। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, अब बात करें किसकी, ट्रांसमिशन की, कि एड्स कैसे ट्रांसफर होता है, वायरस कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन। अब देखिए जो इसका ट्रांसमिशन है वो नंबर 1 अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी पहले पढ़ा ह्यूमन हेल्थ सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारण है एड्स फैलने का। तो जो अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल पार्टनर्स इंटरकोर्स होता है उससे ये फैलता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और साथ ही साथ ब्लड या दूसरे मेथड से भी ट्रांसफर होती है, ये और हेपेटाइटिस बी, ये हम दोनों पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो एसिडी के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसफर होती हैं। तो उसमें 2 नाम आए थे, एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो एक तरीका तो ये है कि इससे इसका ट्रांसमिशन होता है। दूसरा बाई contaminated blood, by transfusion of contaminated blood। contaminated मतलब इसको पॉजिटिव है, contaminated blood, अगर किसी HIV पॉजिटिव का ब्लड हम दे देंगे नॉर्मल इंसान को तो साक्षी यादव वो HIV पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि अब तो ब्लड को टेस्ट करके लेन देन की ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले रैंडमली ब्लड दे दे ट्रांसफ्यूज कर देते थे और तब प्रॉब्लम हो जाती थी। बहुत सारे लोगों को ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। एक बाय मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंज, और श्रेया गुप्ता भी हमारे साथ आ चुके हैं। श्रेया जी गुड मॉर्निंग। तो श्रेया इसलिए टाइम थोड़ा चेंज किया है शाम को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर में फास्ट होता है जन्माष्टमी का और शाम तक आप थक भी जाते हैं, आप स्कूल छुट्टी भी है, तो हमने सोचा क्लास वही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और चलिए तो जो आपका पार्ट छूट गया रिकॉर्डिंग में आप देख लेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। तो कंटेनेड ब्लड और क्या तरीका है और कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। देखिए मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंज, मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंज। देखिए गांव देहात में इंजेक्शन जो लगाते हैं वो एक ही सिरिंज का यूज बहुत सारे लोगों में कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि तो डिस्पोजेबल आती हैं, वो वन टाइम यूज की हैं। अगर आप एक ही सिरिंज को बार बार यूज करोगे तो हो सकता है कोई HIV पॉजिटिव हो और एक जो निगेटिव है उसमें वायरस ट्रांसफर हो जाए। तो मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंज भी नहीं होना चाहिए, और इससे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ऐसा होता था। ठीक है, तो इसका यूज हो, इससे भी ट्रांसफर हो रहा है। और एक्चुअली जो ड्रग यूजर होते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर एड्स, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज पैसा नहीं होता और वो आपस में इस तरह लोग काफी इमोशनल भी हो जाते हैं, आपस में खूब एक दूसरे को इंटरेक्ट होते हैं और वो एक नोट भाई अब तो लगा। तो कॉमनली सीन इन ड्रग एडिक्ट पर्सन, सीन इन ड्रग एडिक्ट पर्सन, जो ड्रग एडिक्ट हैं उनमें ऐसा अक्सर देखा गया है। हालांकि गांव देहात में भी हो जाता है, गली मोहल्ले में भी हो जाता है एडिक्ट पर्सन, वो मल्टीपल यूज सिरिंज का करते हैं। ठीक है, और अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर HIV पॉजिटिव है तो ये वायरस प्लेसेंटा पार करके फीटस में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम HIV positive mother to developing fetus, जो फीटस डेवलप हो रहा है HIV पॉजिटिव मदर से, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी जो मदर मिल्क है, अगर मदर HIV पॉजिटिव है और बेबी इन्फेंट मिल्क फीड करता है तो उसको भी ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं इंग्लिश देता हूँ, फ्रॉम
तो क्या लिख रहा हूँ अवनी, थ्रू थ्रू मिल्क of HIV positive mother, of HIV positive mother to infant, बच्चे में ट्रांसफर हो जाए टू इन्फेंट। ठीक है, तो इतने सारे तरीके ट्रांसफर होने के हैं, और मैंने कहा था कि ये कॉन्टाजियस नहीं है। एड्स इज नॉट कॉन्टाजियस। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसके साथ रहने से, इवन हैंड शेक करने से भी ट्रांसफर नहीं होता, तो नॉन कॉन्टाजियस है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्शन नहीं है, कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, लेकिन उसके लिए कोई मीडियम चाहिए। मीडियम चाहिए, वो ब्लड हो सकता है या सेक्सुअल अनप्रोव्ड इंटरकोर्स हो सकता है, और साथ रहने से ट्रांसफर नहीं होगा। अब मैं ये लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है किसी न किसी फॉर्म में। इसका लिख रहा हूँ, इसी का आगे का पार्ट लिख रहा हूँ। और अभी 2 दिन बाद मैं आपको टेस्ट शेड्यूल दूंगा, रिवीजन का शेड्यूल दूंगा, और सब बच्चों को एक बुक खरीदनी है जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नए पैटर्न अकॉर्डिंग। तो सबके साथ पास होगी, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। उसमें 200-250 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के आसपास जो भी कंटेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, और उससे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बोर्ड में भी परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी है और नीट में देनी है। तो हमारा दोनों क्राइटेरिया नहीं कि बस हम ये कहते हैं नीट के ऊपर बोर्ड छोड़ दें, बोर्ड के ऊपर नीट छोड़ दें। दोनों को हम कंबाइंड लेके चल रहे हैं, दोनों को हमें पूरी प्रायोरिटी देनी है। तो अजय सिरोही, एड्स की बात कर रहे हैं। एड्स डज नॉट ट्रांसफर, नो ट्रांसफर बाय कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट ट्रांसफर नहीं होगा इवन बाय, यहां तक कि इवन बाय शेकिंग द हैंड्स। हैंड शेकिंग से भी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी हम HIV के साथ रह सकते हैं, बस उनके साथ खाना ना खाएं, क्योंकि कई बार जो टू ईट इन द सेम बाउल, साथ साथ खाना खाने से भी ट्रांसफर संभावना हो सकती है। और हैंड शेकिंग से, साथ रहने से कंपनी से कोई ट्रांसफर का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि डरते सब हैं, डरते सब हैं। कोई लोग साथ, अगर ये हो जाता है तो कोई साथ नहीं देता। सबको लगता है कि भाई एक तो दिक्कत प्रॉब्लम है, मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, इसलिए वो से आउट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ही इज ए पेशेंट, ही हैज नीड ऑफ इमोशंस। अगर हमारे सपोर्ट उसको मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो उसकी लाइफ की सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं, लाइफ लंबी हो जाती है। और अगर वो डिप्रेशन जाता है तो और जल्दी प्रॉब्लम बढ़ती हैं और डेथ के चांस जल्दी हो जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार केस हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। वो इस तरह का आपको केस हिस्ट्री दे सकते हैं कि ये था, ऐसा था, उस क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो ये सब आपको एक पॉजिटिव ब्रेन के साथ काम करना है। वो पूछ सकता है कि इफ ए पर्सन इज HIV पॉजिटिव, would you come in contact to him or avoid the contact? If you avoid the contact, explain the reason. आपको नहीं, I will be in contact because I know it does not transfer by the contact, और इवन हैंडशेकिंग से ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमें इस तरह क्वेश्चन जवाब देने तैयार होना पड़ेगा, और तभी दे पाएंगे अजय सिरोही जब ये हमें चीजें कंफर्म और क्लियर होंगी। अभी तक सबको बताओ, और HIV पॉजिटिव, जिसे कोरोना से डर लगता है, कोरोना डर लगता है कि भाई HIV पॉजिटिव लिख देना, अपने कोई अपने लगा दे इस टाइप का HIV पॉजिटिव, तो 2 गज दूरी क्या 10 गज दूरी बन जाएगी, 10 गज दूरी बन जाएगी, कोई आसपास नहीं फटकेगा। पराए तो पराए, अपने भी नहीं फटकेंगे, क्योंकि पीछे जो मंजर रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, और अपनों ने ही साथ नहीं थे डेड बॉडी का भी। तो वो डर भी था, मजबूरी भी थी, बहुत सारी चीजें थी, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। पर हाँ, आप सबने भी कहीं ना कहीं, भले बच्चे हैं, एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा हुआ, घर में डिस्कस तो होता ही था कि भाई उनकी डेथ हो गई, कोई नहीं आया, रिश्तेदार भी नहीं आया, और इवन उनके बच्चे भी नहीं आए, म्यूनिसिपलिटी वाले डेड बॉडी लेके गए हैं। तो ये टेरर था कोरोना का। चलो आगे बात करते हैं।
तो ट्रांसफर का रीजन आपको पता चल गए कि ट्रांसफर में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम बात में सिम्टम्स ऑफ डिजीज की, सिम्टम ऑफ डिजीज के, एड्स के सिम्टम क्या है ना। तो सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? देखिए इसके दो तरह के सिम्टम, प्राइमरी सिम्टम्स और सेकेंडरी सिम्टम्स। जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, बल्कि सिम्टम बताने से पहले मैं आपको बता दूं इंक्यूबेशन पीरियड इसका काफी लंबा है, अप टू 9 ईयर्स हो सकता है। तो इसको मैं सिम्टम थोड़ा हटा के पहले एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, या सिम्टम करा दो पहले, उसकी बात करते हैं। सिम्टम्स ही करने पहले, तो वहां भी फिट बैठ जाएगा। सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम्स, जो शुरुआत सिम्टम है, प्राइमरी सिम्टम्स आर लाइक द कॉमन फ्लू, like the जो प्राइमरी सिम्टम जैसे नॉर्मल फ्लू होता है कि ना, वायरल फ्लू हो रहा है जी, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भारीपन सा हो रहा है, वो नॉर्मल होता है। और इस स्टेज पर हमें पता नहीं चलता कि पर्सन इज HIV पॉजिटिव। वो तो टेस्ट कराएंगे, एलिजा बात करेंगे, उसको लिखेंगे, तब कंफर्म होगा। लेकिन अब शुरुआत में हम कंफर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रायर टेस्टिंग नहीं है। प्रायर टेस्टिंग मतलब हम मेडिकल चेक कराते हैं टाइम से भी रेगुलरली, तो हमारे बहुत रेयर है। उसका कारण ये कि मेडिकल फैसिलिटी कम है और लोगों के पास इतने रिसोर्स, इन पैसा नहीं है कि वो हर 6 महीने चेकअप कराएं। तो हम तब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, सिम्टम्स आ जाए तब हम जाते हैं। किसी बीमारी देख लीजिए आप, और अगर आपको हल्का जुकाम बुखार है तो आप कहोगे नहीं मैं अभी ऐसे ठीक हो जाऊंगा, चाय में नमक डलवा लूंगा, चाय में डलवा लेंगे, या घर में गोल रखी वो खा लेंगे। तो शुरुआत में 2-4 दिन हम ऐसे निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उस डॉक्टर के पास फीस कम लेता हो, फिर वो 2-4 दिन लगाएगा, फिर उससे नहीं वो तो अब सलाह देंगे उसके पास जाओ, तब वो टेस्ट वगैरह कराएगा, तब काफी देर हो चुकी होगी। और हो सकता है इस बीच वो कई लोगों को से ट्रांसफर कर चुका। तो प्रायर डिटेक्शन ना होने की वजह से भी ज्यादा केसेस फैलते हैं। चलिए, तो तभी तो हम कोरोना का पहले ही टेस्ट कराते थे, रैंडम सैंपल, कि भाई आ जाओ सैंपल दो, अगर मान लो कोई पॉजिटिव निकलेगा तो आइसोलेट करा दिया, ताकि वो अलग रहे और को ना फैलाए। तो कोरोना में हमने ऐसे किया है, प्रायर टेस्टिंग की है, सिम्टम आने से पहले टेस्ट किए हैं। सिम्टम आने के बाद तो हम ये देखते हैं पॉजिटिव है ही है 19%, और एक्टिव डिटेक्शन में पहले हो जाए तो फिर हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। तो अब हम क्या करें शेरा गुप्ता? तो कॉमन फ्लू होते हैं और इसे आदमी हल्के में लेता है, लेकिन जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं, इन सेकेंडरी सिम्टम्स इसमें क्या होगा? इसमें जो बीमारी होगी वो इवन मेडिकेशन बाद भी ठीक नहीं होगी। तो इन सेकेंडरी सिम्टम्स निमोनिया, कैंसर एंड many other disease, reported to the patient, reported in the patient। कि जी खांसी होगी, खांसी ठीक नहीं हो रही, जुकाम होगा, जुकाम ठीक नहीं हो रहा, दवाई भी कर ली तो भी ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर शुरू में तो डॉक्टर को भी पता होता, वो नॉर्मली जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम बुखार हो रहा है तो एक नॉर्मल फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। पेशेंट दो तीन बार के डॉक्टर साहब बिल्कुल आराम नहीं मिला, तो मैं तो ऐसे ही रहा जैसे पहले था। अब मुझे डाउट हो गया, दवाई तो ठीक हो जाना चाहिए, मैंने इसको एंटीबायोटिक भी दी है, मैंने इसको एनालिसिस भी दी है, मैंने इसको एंटीबायोटिक की सब तरह दवाई दी है, फिर भी आराम नहीं मिला। अब वो टेस्ट कराता है एलिजा, और उससे पता चलता है कि पर्सन इज HIV पॉजिटिव और निगेटिव। तब वो फिर उसको कहता है कि भाई देखो आप वहां चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर भी बचता है, अवॉइड करता है। एड्स पेशेंट इलाज से पता है कि इसकी रिकवरी तो नहीं होनी है, बस हाँ अगर सही ट्रीटमेंट तो इसका कुछ टाइम बढ़ा सकते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे टर्न कर लेते हैं। चलो, तो देखिए मैनी डिजीज रिकॉर्डेड इन द पेशेंट, एंड फाइनली patient
नहीं, फाइनल लिख अभी। चलिए, तो बच्चों अब हम आगे बात कर रहे हैं। आपको ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है। अजय, ऑडियो वीडियो आपको सही मिल रही है? चलिए, ठीक मिल रही, दैट्स गुड। और अब आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स डिक्रीज। बस 1 मिनट, आप क्लास रुकेगी, 1 मिनट रुकेगी। तो अब क्लास वापस आ गए, हम वापस आ गए हैं अवनी जी। तो नंबर ऑफ लिम्फोसाइट घट जाता है, कम हो जाता है, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स डिक्रीज एंड फाइनली मे बी नील, 0 हो सकता है, नील। और इसी से इम्यूनोसप्रेशन होता है, इम्यून सिस्टम इसलिए फेल होता जा रहा है। और जब बॉडी कोई काम नहीं करे, दवाई कोई काम नहीं कर सकती, मेडिसिन बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और इम्यून सिस्टम है नहीं, आप ये मान लें जो मेडिसिन है वो वेपन्स हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम वो सोल्जर है। अगर सोल्जर नहीं है तो वेपन्स आप कितने दे लो, क्या करेंगे? अब आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे, तो कोई ना कोई तो ट्रिगर करेगा ना ऑटोमेटिक को भी, यानी कि वो अपना भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैनिपुलेट तो उसे करना, यूज तो उसे करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा। तो एंड इट कॉज इम्यूनोसप्रेशन, एंड इट कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन। तो बच्चों इससे क्या होगा? साक्षी, इम्यूनोसप्रेशन होगा। तो बेसिकली एड्स जो है वो इम्यूनोसप्रेशन डिसऑर्डर है, इसमें इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कोई कि इफ WBC काउंट या लिम्फोसाइट काउंट इन ऑफ ए पर्सन इज निल, ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो आप कहोगे ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। या वो कहता है बहुत कम नंबर रिपोर्ट हो रहा है WBC का या लिम्फोसाइट का, तब भी आप कहोगे सफरिंग फ्रॉम एड्स या एनी इम्यूनोसप्रेसर डिजीज। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। और अब हम आगे बात करें बच्चों, आगे बात कर रहे हैं, और वो आगे बात क्या है? डिटेक्शन। टेस्ट इसका क्या है? ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, टेस्ट या डिटेक्शन। जैसे आपको याद है, अभी हमने परसों पढ़ा, टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो वो हमें क्या करेगा? विडाल टेस्ट पॉजिटिव होना, इसका मतलब ये है कि टाइफाइड है। ऐसी एलिजा टेस्ट अप्लाइड फॉर द एड्स टेस्ट, एलिजा, इसका पूर्ण नाम भी आप एक्सपेंड कर लिख लें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। इस टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं। इफ दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, person will be HIV positive. HIV पॉजिटिव, पर्सन HIV पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर एक बात हमें भी समझनी होगी अजय सिरोही, कि हर HIV पॉजिटिव पर्सन एड्स पेशेंट नहीं होता। वो क्यों, जब समझाऊंगा लाइफ साइकिल वहां समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो एवरी HIV पॉजिटिव पर्सन इज नॉट द एड्स पेशेंट, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि एवरी
HIV positive is not AIDS patient. भले ही वो उसमें बॉडी में वायरस है, फिर भी वो एड्स पेशेंट हो जरूर नहीं है। और अगर मैं डेटा की बात करूं, सॉरी, आउट ऑफ 100 HIV पॉजिटिव 10% आर द एड्स पेशेंट। अगर 100 HIV पॉजिटिव हैं उनमें 10 ही एड्स पेशेंट होते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो हो सकता है एड्स पेशेंट ना हो, तो भी डरने की जरूरत नहीं है और उसकी दिन नॉर्मल रहेगी, यू लीड द नॉर्मल लाइफ। तो चलिए, तो ये हमने बात कर ली सिम्टम्स की। अब यहाँ पर प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, है ना, ये भी है, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है और नीट में भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, एलिजिबल सब कुछ आया हुआ है। तो आप हर टॉपिक खत्म होने के बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। और मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नंबर काउंट ना करें, क्वालिटी काउंट करें। ऐसा ना हो कि मेरे बुक में 300 क्वेश्चन हैं, वो वेस्ट बुक है। अच्छी बुक में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो कम ही होते हैं और वो आपको काफी कुछ देंगे। तो आई ऑलवेज प्रेफर द क्वालिटी क्वेश्चन नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे कहते मैंने 500 क्वेश्चन लगा दिए, तो मैं तो सोचता हूँ टाइम वेस्ट करने वाला बच्चा है, वो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छे क्वेश्चन किसी भी लेसन में बहुत मेहनत करके 100 बना सकते हो आप, बाकी तो फिर वही एटीपी इज एन रिकरेंसी, एटीपी को नाम, एटीपी में कौन सा बॉन्ड, एटीपी कहाँ बनते हैं, उसको घुमाते रहो, उसे करते रहो। तो 50-15 क्वेश्चन एटीपी बना, जबकि क्वेश्चन एक ही बनना है, अच्छा क्वेश्चन एक ही है। तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ट्विस्ट करके बार बार वो उसी वर्ड को ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें। प्रिवेंशन, लेकिन प्रिवेंशन से पहले मैं आपको बता दूं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन, incubation period, period of HIV। देखिए, सपोज किसी की बॉडी में अवनी आज HIV एंटर हुआ है, किसी बॉडी में आज HIV एंटर हुआ है, आज बॉडी में HIV गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसे 2 दिन में 3 दिन में ही एड्स हो जाएगा, सिम्टम्स आ जाएंगे। HIV हैज वेरी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, 9 ईयर तक का भी 9-10 साल तक का भी हो सकता है। इसका मतलब ध्यान सुने, द पीरियड बिटवीन एंटियोपैथोजन एंड अपीयरिंग ऑफ सिम्टम्स फर्स्ट टाइम। तो पैथोजन एंटर होने के बाद जब पहली बार सिम्टम्स आएंगे बीमारी के, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड है, और ये 9-10 साल तक का भी हो सकता है। सपोज किसी बॉडी में किसी तरह से आज HIV गया है, हो सकता है 9 साल बाद जाके उसको एड्स हो। ये सारा पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड हो गया है, और लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से भी ये ज्यादा स्प्रेड होता है। लोगों को पता नहीं होता, वायरस लिए घूम रहा है, पर जो सिम्टम उसमें नहीं आए हैं, इस बीच ही ट्रांसमिट टू सो मेनी पीपल, ये रीजन है। तो ये लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है। द टेलीफोन डेफिनेशन क्या है? द पीरियड बिटवीन entry of pathogen in body and appearing of symptoms first time, symptoms of disease first time, of disease called incubation period, उसे हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो आपको मुझे बताओ कि क्या इनक्यूबेशन डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि पैथोजन एंट्री होने के बाद पहली बार जब बीमारी सिम्टम अपेयर होंगे उस बीच के पीरियड को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। और ये काफी लंबा बच्चे सब हाँ कर रहे हैं, दैट्स गुड। और आपकी हाँ हमारे लिए काफी मोटिवेटर होती हैं।
और ना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हाई करनी है, जो आपको क्लियर नहीं है उसके लिए ना बोलना है। केवल ये एक भले क्लास ऑनलाइन है, लाइव है, लेकिन लाइव होनी चाहिए। बराबर का हक आपको भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी अपनी बात कह सकते हो। आप चाहे हैंड रेज करें, चाहे लिख के बोले, चाहे बात करके बोले, आपको पूरा पूरा राइट है, मुझसे ज्यादा राइट है। तो मानसी जी, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इट इज लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग फॉर, इट मे बी वेरी लॉन्ग फॉर, हो सकती है ना, हो, इट मे बी अप टू 8 to 10 years। इसी एग्जाम में आया हुआ है 10 years फॉर HIV। ये लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होना भी इसके फैलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं बात करूं अभी पढ़े मलेरिया, तो वहां पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 12 to 14 days का है। सपोज आज किसी बॉडी मलेरिया पैरासाइट हुआ, तो उसको जो मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे, बुखार होगा, वो आज से 12 या 14 दिन बाद होगा। अभी आप कोरोना में कहते थे भाई कोरोना में 14 days का क्वारंटाइन करना है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 12 दिन, 10-12 दिन का है। पहले 14 दिन माना गया, फिर एक्टर समझ में आया 10 से 12 दिन का है। तो अगर आज किसी बॉडी में वायरस, कोरोना वायरस एंटर हुआ है, कोरोना एंटर हुआ है, तो उसे बीमारी के सिम्टम 10 से 12 दिन में आ जाएंगे, और हमने इसलिए उसको 14 डेज क्वारंटाइन कर अलग कर दिया, ताकि इस बीच किसी को ना फैलाए वो। तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इतना लंबा, कोरोना का भी। तो उस बीच ताकि वो ना किसी को फैलाए, पता चला कि उसमें वायरस तो है और सिम्टम है नहीं, तो हम तो नॉर्मल मान चलेंगे, वो लोग कॉन्टेक्ट में आएगा, बीमारी फैला देगा। तो इसलिए आइसोलेशन या क्वारंटाइन का मेथड डेवलप किया गया है। चलिए, तो अब ये हो गया क्वारंटाइन, सॉरी इंक्यूबेशन। अब प्रिवेंशन क्या है, व्हाट प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे करें। तो प्रिवेंशन, देखिए, देयर इज नो क्योर, इसका इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर फॉर HIV, फॉर एड्स। एड्स का कोई क्योर नहीं है। सो ओनली प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन, बचाओ, इज द ओनली ऑप्शन, इज द ओनली ऑप्शन। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो जो प्रिवेंशन है उसके थ्रू ही हम इसको बचा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज द ओनली ऑप्शन, तो बचाव करना होगा। और जो इसके ट्रांसमिट मेथड हैं उनसे हम बचाएं, उनको प्रोटेक्ट कर दें। तो नंबर 1 हम क्या करें, यूज condoms during course intercourse। हमने वहां पढ़ा है कि condoms not only control the birth but also prevent the STD। एक तो ये है। नंबर 2 क्या है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ रखें, यानी पहले टेस्ट करा लें कि उसमें कोई वायरस कंटेमिनेशन तो नहीं है, HIV तो नहीं है, ये रखें। यूज डिस्पोजेबल सिरिंजेस, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज। जो सिरिंज एक ही बार यूज है उसे यूज करें। डिस्पोजल सिरिंज यूज करें, जैसे अजय सिरोही, ऐसे यूज ना करें जिसको आप बार बार यूज करते जा रहे हो, उससे HIV ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे बात और क्या करूं, देखिए, हमें लोगों को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा, और उसके लिए हमारे देश में नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका काम इंडिया में एड्स कंट्रोल करना है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं नाको, इसका आप नाम याद रखें, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
इज वर्किंग, एक हमारे देश में काम कर रहा है, इज वर्किंग टू कंट्रोल एड्स इन इंडिया, इज वर्किंग टू कंट्रोल एड्स इन इंडिया। इसका काम ये कि इंडिया में एड्स रुक जाए, कंट्रोल हो जाए, उसके काफी ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम चलाते, लोगों अवेयर करते हैं। अब देखिए एक और क्या है, ये आपको याद रखना है। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड, इसको मनाते हैं, सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे क्यों मनाते हैं? टू अवेयर द पीपल, यानी कि हम इसमें पिकनिक मनाएंगे, इसमें प्रोग्राम करेंगे खाने पीने का, लेकिन लोगों को अवेयर करने, टू अवेयर द पीपल, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरत है, जागरूक करने की। जितने लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, उन्हें पता हो कैसे ट्रांसफर क्या होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, उतने कंट्रोल किया जा सकता है। और नाको इस लेवल पर काफी बड़ा काम कर रहा है, वो जगह जगह मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लोगों का टॉक करवाते, बात करवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये हमारा हो गया एड्स। 1 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड एड्स डे। नाको जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एड्स कंट्रोल करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रहा है, उसके लिए बनाया गया उसको। और जो भी इसके ट्रांसमिशन मेथड है, हम उनको अवॉइड कर दें तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड्स। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। और बच्चों हमें 2 ही बीमारी पढ़नी थी वायरस की, एक कॉमन कोल्ड और एक एड्स। और अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन, हमें 2 प्रोटोजोन डिजीज पढ़नी है, एक एमीबियासिस है और दूसरी मलेरिया है। तो 3 बैक्टीरिया हमारी हो चुकी हैं, 2 वायरस की हो चुकी हैं, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज, दैट इज प्रोटोजोन डिजीज। नंबर नेक्स्ट है प्रोटोजोन डिजीज। चलिए बच्चों, प्रोटोजोन डिजीज में हम पढ़ेंगे एमीबियासिस, बियासिस और डिसेंट्री। देखिए इसको करता कौन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कोज्ड बाई, सबसे पहले हम लिखते हैं कोज्ड बाई, तो मानसी कोज्ड बाई ए प्रोटोजोन, नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो ये प्रोटोजोन है जिससे एमीबियासिस होती है, जिससे डिसेंट्री होती है, लूज मोशन होते हैं। और क्योंकि इस इंफेक्शन में स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ ब्लड आता है, इसलिए गांव देहात में खूनी पेचिस बोलते हैं, खूनी पेचिस, क्योंकि स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है। या हम भी जान लें कि जो इन्फेक्शन में होता है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे हम इसमें, ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्सेशन, घाव कर देता है, छेद कर देता है, उससे ब्लड आता है। उसको फिलअप करने के लिए गॉबलेट सेल ज्यादा म्यूकस बनाती है ताकि डैमेज कम हो, और वो म्यूकस का कुछ अमाउंट स्टूल के साथ भी आता है, उसे गांव देहात में आंव बोलते हैं। तो इसके इन्फेक्शन लैट्रिन में ब्लड होगा और म्यूकस होगा। ठीक है, तो ये इसका इन्फेक्शन है, पॉजिटिव नाम पर चल गया। और अब ये कौन से पार्ट में है? इट इज पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ रहता है पैरासाइट? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पैरासाइट है। ठीक है, तो डैमेज कुछ करेगा, डैमेज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा?
कैसे ट्रांसफर, इतना याद रखो ये नॉन कॉन्टेजियस है, नॉन कम्युनिकेबल है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, जिसको होगी उसी को होगी, उसके साथ रहने से ट्रांसफर नहीं होगी। तो ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू, ट्रांसमिशन occurs through contaminated food, contaminated गंदा खाना, contaminated food and water। जो गंदा पानी है, गंदा खाना है, बेसिकली उससे ट्रांसफर होता है। अजय ध्यान रखना पड़ेगा, खाने की सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाई और खाना दो ऐसी चीजें जो जिंदगी जुड़े हुए हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। खाना सस्ता फ्री मिल रहा है लेकिन कंटेमिनेटेड है तो कह दो भैया माफ कर दो, क्योंकि खाने के बाद बीमारी जरूर होनी, लूज मोशन भी होनी, वोमिटिंग भी होनी है, जान भी जा सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। यही हाल पढ़ाई का है, अगर हम सही से जगह नहीं पढ़ रहे हैं, सही नहीं पढ़ रहे हैं, भले कितना सस्ता टीचर हो, कुछ भी फ्री में पढ़ा रहा हो, तो हमारे कैरियर को बर्बाद कर देगा। तो मैं तो कहता हूँ इन दो चीजों को कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दी शुड बी क्वालिटी बेस्ड, जो हमारा पर्पज पूरा कर सकें। अब अकर्स वाटर, फ्लीज, मक्खियां, फ्लीज आल्सो ट्रांसमिट इट, मक्खियां इसको फैलाती है, ठीक है। और देखिए अनवॉश्ड हैंड्स से आप खाना खाते हो, बिना धुले हाथों से, और आप अनवॉश्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हो, तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके फ्रूट्स पे वेजिटेबल डिफरेंट तरह की मक्खियां, मच्छर या और आके बैठते हैं, और वो कहीं से वहां से लाके पैथोजन को वहां छोड़ सकते हैं, और फिर हमारे बॉडी ट्रांसफर हो जाता है। हम आपके, मैं तो कई बार देखता हूँ हमारे यहाँ अभी हाइजीन का, सफाई का बहुत बड़ा सोच नहीं है लोग। हाँ, कपड़े अच्छे पहनते हैं, भले ना नहाए हो, डियो लगा के जाएंगे, नहाने में वो कंजूसी करेंगे, कब दिखाओ सुंदर होना चाहिए। कई बार गलियों में, घर में आसपास सब्जी बेचने वाले आते हैं, वो अपना गंदा पानी बाल्टी में रखता है, डालता रहता है उसके ऊपर, ताकि वो फ्रेश बनी रहे, ट्रांसमिशन एवापोरेशन ना हो। और कुछ लोग आते हैं, वो गाजर लेंगे, भाई साहब खा के पूछेंगे भाई क्या भाव दी, उसे बात से मतलब नहीं कैसा पानी इसके ऊपर डाला हुआ है, कहाँ से कितनी वॉश हो, कुछ नहीं हो रही, खाने को आते हैं भाई। उसने कहा 40 रुपए किलो, और तो तुम महंगी दे रहा भाई, वो तो 30 रुपए दे रहा, 10 रुपए, खाली एक और खिंचक जाएंगे। तो ये बीमारी फैला सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सफाई बहुत जरूरी है, और मैं बार बार कहता हूँ, टू मेंटेन हाइजीन वी कैन अवॉइड अबाउट 80% डिजीज। चलिए, तो फ्रीज ट्रांसमिट करती है, मे ट्रांसफर बाई, may transfer by, to take meal, खाना, to take meal by unwashed hands, बिना धुले हाथ, hands and unwashed vegetables and fruits, vegetables and fruits, इनसे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो ट्रांसफर होगा ही। तो ये मेथड ट्रांसमिशन हो गए, कुल मिला गंदगी से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। अब जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज में इन्फेक्शन करती है, वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, ये आप लोग याद रखें, इसको एक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसका ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एनसीईआरटी में, और फिर भी इट्स टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, न्यूक्लिएट सिस्ट इज इन्फेक्टिव स्टेज, यानी अगर टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें इसका इन्फेक्शन होगा, और नहीं जाएगा तो हमें इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट हमें इन्फेक्शन करेगा, और ये मोइस्ट सोइल में प्रेजेंट होता है, नम मिट्टी में प्रेजेंट होता है। अगर हमने वहां काम किया या वहां से पानी वान लिया है तो दैट में ट्रांसफर। तो इट इज प्रेजेंट इन मोइस्ट सोइल, विच इज प्रेजेंट इन moist soil,
कहाँ प्रेजेंट है? मोइस्ट सोयल में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मिट्टी में काम करने के बाद हमें हैंड्स को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, अच्छी तरह धोना चाहिए। बहुत से जो वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, इनको तो बहुत अच्छे वॉश करके खाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ये ट्रांसफर हो सकता है, टेट्रान्यूक्लियोसिस वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है ना, सिम्टम की बात करेंगे कि इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स पता कैसे चले? अब देखिए, ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल एंड म्यूकस, इसको हम म्यूकस, जैसे हम नाक से निकालते हैं वो भी म्यूकस है, म्यूसिलेसिस सब्सटेंस है। ऐसे लैट्रिन के साथ आएगा, वो ब्लड सेल बनाते हैं जो हमारे एलिमेंटल प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, एक तो ये इंडिकेशन सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन। पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। क्रैम्प्स इन एब्डोमिनल मसल्स, क्रैम्प्स इन एब्डोमिनल मसल्स, तो मरोड़ सी हो रही है, वो क्रैम्प्स की वजह से होता है। जब क्रैम्प्स बनते हैं इसकी प्रेजेंस की वजह से, तो वो हमें ऐठन महसूस होती है, उसे गांव देहात में मरोड़ बोलते हैं, और वो बेचैन करती है। तो क्रैम्प्स इन एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, मसल्स। और एनीमिया हो जाए, ब्लड एनीमिया, वीकनेस आएगी, वीकनेस, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली जो पैथोजन है, पैरासाइट है, इट फीड्स ऑन डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी खाता है, और इसके लिए ये हमारी जो इंटेस्टाइन वॉल है उसको रप्चर तोड़ता है और घाव करता है, छेद करता है, जिससे ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। उसमें डब्ल्यूबीसी फीड करता रहता है, और ब्लड का बाकी पार्ट हमारे स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ आता रहता है, तो ब्लड का काफी लॉस कर देता है, ठीक है। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि ये ब्लड लेने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में पंक्चर करता है, और वो उसका ब्लड का डब्ल्यूबीसी खाएगा, बाकी पार्ट हमारे स्टूल के साथ आता रहेगा, ठीक है। ये इसका रीजन है, ये सिम्टम्स हो गए। और प्रिवेंशन क्या है? टेस्ट कोई नहीं है इसका, टेस्ट 2 ही आए हैं अब तक, टाइफाइड का विडाल और एड्स का एलिजा। और प्रिवेंशन क्या है? तो मेंटेन हाइजीन, सफाई रखना, ये सबके लिए, टू मेंटेन हाइजीन, इसका ध्यान रखें। और टू टेक मील आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स, आखिर तक धोए, नहीं कि बस चुपड़ ले उनको। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल यूं बस पानी लगा दिया, ऐसे हल्का सा लगा लिया और बस यूं कर लिया। बिल्कुल अच्छी तरह वॉश करें, बिल्कुल कहते हैं ना, जिस कोरोना में 2 मिनट के लिए आप ढंग में करते थे, वही तरीका अडॉप्ट होना चाहिए। कि जो लाइनिंग्स होती हैं उनके बीच में टेट्रान्यूक्लियोसिस प्रेजेंट हो सकता है। और जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप करें यूज प्योर, फ्रेश फूड एंड वाटर, सही खाना और सही पानी लें, ठीक है। तो फ्रेश फूड एंड वाटर यूज करें। और हम ये भी जान लें कि जो अपने आसपास हैं वहां पूरा सफाई ध्यान रखें। और यूज क्लीन, यूज प्रॉपरली वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
ठीक है, इनका ध्यान रखें। और एंटीबायोटिक इसके लिए अवेलेबल हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, उनका यूज करके इसको पूरी तरह से क्योर किया जाता है। तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर इन्फेक्शन आता है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको मेडिसिन देगा। और अपने आप भी आप खाने का सफाई का ध्यान रखें, तो ये नहीं होगा, अब काफी हद तक कम होगी, इस तरह बीमारियां काफी हद तक कम हो गई हैं। क्योंकि फिर भी लोग अभी समझते हैं कि जो हाइजीन है वो जरूरी है। तो ये हमारा हो गया पहली प्रोटोजोन डिजीज जो एमीबियासिस है। इसे एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। और जिस पैथोजन से होती है उसका नाम एंड अमीबा हिस्टोटिका है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पैरासाइट है। क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे ट्रांसमिट होता है, वो हमने वन बाय वन सब जान लिया। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मलेरिया। नेक्स्ट क्लास मलेरिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप अब तक की सभी क्लास का रिवीजन परफेक्टली करके बैठ चुके होंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे। तो आज क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।